हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एहसास शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, अब इसके बारे में जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाली वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो जहां हमने सीटेट का सिलेबस डिस्कस किया था, सेकेंड वीडियो कि हम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें 3 यूनिट थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और उसमें से फर्स्ट यूनिट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट कल डिस्कस किया था मैंने, जिसमें बताया था टोटल 15 टॉपिक हैं और 15 टॉपिक हैं हमने डिस्कस कर लिया था ये यूनिट में। अब यूनिट फर्स्ट का जो 15 टॉपिक थे उसमें टॉपिक फर्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि टॉपिक फर्स्ट जो है हमारा है विकास की अवधारणा एवं सीखने से उसका संबंध। अब हम जान लेते हैं विकास की अवधारणा एवं सीखने से उसका संबंध। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे दिमाग में कि विकास क्या होता है। भाई अगर हम कोई चीज पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके एक एक डिवाइड करेंगे एक एक पार्ट में। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है तो व्हाट इज डेवलपमेंट, हमारे दिमाग में क्वेश्चन नॉर्मल आएगा ही, क्या है भाई विकास। तो विकास की डिफिनेशन देख लेते हैं कि व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस जो होते हैं वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब सबसे पहले क्या था कि हमने देखा कि हमारा टॉपिक था विकास की अवधारणा है, हमारे दिमाग में आया क्या है, विकास क्या है। अब हमने विकास जाना कि व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब भाई फिर से दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि प्रगतिशील परिवर्तन क्या होता है। बात स्वाभाविक सी भाई, मैंने बताया था आपको कि मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक तरीके से और हाई लेवल पे लेके जाऊंगा और एक एक चीज तोड़ के मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने जाना विकास क्या होता है कि व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब हम जानते हैं कि प्रगतिशील परिवर्तन क्या होता है। प्रगतिशील परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिससे छात्र जीवन में आने वाली समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। मतलब छात्र के जो जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वह उनसे सफलतापूर्वक सामना कर सकता है या कर लेता है, तो वही परिवर्तन प्रगतिशील परिवर्तन कहलाते हैं। आई मीन कि जो भी छात्र के जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर उनको वह सॉल्व कर ले रहा है और जिस मेथड या जिस टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर रहा है वही परिवर्तन जो सॉल्व कर रहा है, वो जैसे अचानक प्रॉब्लम आई और सॉल्व कर दे रहा है, वही कहलाते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस, प्रगतिशील परिवर्तन कहलाते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है भाई इस टॉपिक का नाम तो विकास है और बाल विकास है, हमने विकास के बारे में पढ़ लिया, अब बाल विकास क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे के व्यवहार में उचित दिशा में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। विकास क्या था, व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, ठीक है। और बाल विकास क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार में उचित दिशा में परिवर्तन, मतलब इसमें क्या था, व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन, मतलब अपने व्यवहार में किसी के व्यवहार में जो होता है वो होता है प्रगतिशील, मतलब कोई भी विकास किसी के भी व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन जो होता है वो होता है विकास। पर बच्चे के व्यवहार में अगर उचित दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं वो हो जाता है बाल विकास, ठीक है। अब उचित दिशा में क्या होता है भाई, अब इसको भी तोड़ लेते हैं थोड़ा। उचित दिशा मतलब एक अच्छे दिशा में, अच्छे डायरेक्शन में, मतलब समाज में देखेंगे कुछ बुरे भी लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, वही आप जो सोच रहे हो वो दूसरे के लिए गलत होता है और वही जो आप सोच रहे हो कभी अपने लिए सही होता है। तो उचित दिशा मतलब जो सामाजिक रूप से सही हो, जो आपके हिसाब से सही हो पर उससे किसी का अनहित ना हो, किसी का बुरा ना हो, उचित दिशा। अब वो उचित दिशा आएगी कहां से, वो हमारे मूल्य डिसाइड करते हैं, हमारे वैल्यूज जो हैं, जो हमने डिसाइड किए हैं कि हाँ मैं जो है कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा या फिर किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा या फिर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। वो जो मोरल वैल्यूज होती है, जो हमारे वैल्यूज होते हैं। अब मूल्य क्या होते हैं, मैं मूल्य की बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, उचित दिशा बोला था तो हमने बोला कि क्या कहते हैं कि उचित दिशा अगर है तो वो वैल्यू जो होती है हमने जो फिक्स कर देती है, जो हमारे मूल्य हैं वो हमें बताएंगे कि हमारा दिशा जो है उचित है नहीं है। अब मूल्य के बारे में समझ लेते हैं। जैसे वैल्यूज जो है स्वयं को निर्देशित करने वाले नियमों का संग्रह, मतलब अगर आप जा रहे हो रोड पे पैसा गिरा है, सबसे पहले हम जान लेते हैं मूल्य क्या होते हैं भाई। स्वयं को निर्देशित करने वाले नियमों का संग्रह मतलब जो हम खुद का एक बाउंड्री बना चुके हैं, खुद की एक बाउंड्री बना चुके हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं
जैसे कोई भी जा रहा है रोड पे और वहां सामने वाले जा रहा है, उसका जो है पॉकेट गिर गया, ठीक है, उसका गिर गया, पैसा गिर गया, मान लो, छोड़ो वैलेट छोड़ो, पैसे गिर गए, ठीक है। अब मेरी वैल्यू, मेरे मूल्य, अब वो मेरे खुद के बनाए हुए मूल्य हैं जो वो तय करेंगे कि अब मेरा डिसीजन आगे चल के क्या होगा। मैं उस पैसे को उठाकर उस आदमी को बुला के दूंगा या नहीं दूंगा, ये फिक्स करेंगे हमारे वैल्यू। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो आप रेड लाइट पे हैं और वहां पर एक वृद्ध इंसान, जो एक बूढ़ा इंसान व्यक्ति है, वो बैठा है, ठीक है। उनको वो रेड लाइट क्रॉस करके रोड के इस पार से उस पार जा रहा है। वहां कई लोग जाएंगे, पर कुछ ही लोग जो होंगे जो रुकेंगे और उस बूढ़े इंसान को इस पार से उस पार कराएंगे। कहने का मतलब यही है कि स्वयं को निर्देशित करने वाले नियमों का संग्रह, मतलब आप अपने वैल्यूज जो फिक्स करेंगे वही आपको एक उचित दिशा में ले जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और जान लेते हैं, मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कि मैंने तो पढ़ा दिया, अब आपको याद रहे कि न याद रहे उसके लिए मैंने एक ट्रिक सोची है कि जो भी क्वेश्चन होंगे मैं इसको आपको 3 पार्ट में कर दूंगा, ताकि आपका एक माइंड मैपिंग होता है। हम जो भी पढ़ें उसके लिए माइंड मैपिंग करना होता है और तभी हमें याद रहता है। तो माइंड मैपिंग के लिए सबसे पहले मैंने 3 सॉल्यूशन ढूंढे हैं, ताकि आप सोते उठते जागते बैठते कहीं भी रहें, आप माइंड मैपिंग करते रहें कि आपको अगर ये याद न हो तो आपको ये याद हो कि विकास की अवधारणा सीखने विकास की अवधारणा क्या है, ठीक है, और क्यों है और कैसे है। मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी चीज रटनी नहीं होगी, सब माइंड मैपिंग से मैं आपको याद करवा दूंगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि विकास की अवधारणाएं क्या है, क्यों है, कैसे है। अगर ये 3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में हैं तो यकीन मानो हमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे दिमाग में ऐसी माइंड मैपिंग हो जाएगी। और सीटेट का क्वेश्चन बताया था मैंने, माइंड मैपिंग मतलब कंसेप्चुअल है, जो भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है वही से क्वेश्चन आएंगे, ना कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है, मतलब विकास क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है विकास, व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास क्यों करें, विकास क्यों करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया था कि विकास इसीलिए जरूरी है क्योंकि छात्र के जीवन में आने वाली समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करें और सफल सामाजिक प्राणी बन सके, इसलिए विकास जरूरी है। और कैसे करें, उनको नए नए अवसर देकर, ठीक है। पहला हमने सोचा क्या था, विकास क्या है, मैंने बताया व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। दूसरा, विकास क्यों करें, मैंने बताया कि छात्र के जीवन में आने वाली समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उनको विकास क्यों करें उनके साथ, और ताकि वो सफल सामाजिक प्राणी बन सके। और तीसरा था कैसे करें, उनको नए नए अवसर देकर, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और आ जाता है कि सफल सामाजिक प्राणी क्या होते हैं। आइए हम उसको भी देखते हैं कि जैसे सफल सामाजिक प्राणी कौन होते हैं। भाई, जिनमें जो स्वस्थ हो, स्वस्थ मतलब जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और अच्छी आदतें जिनके अंदर हो, ठीक है। शरीर के अंगों में समन्वय हो, मतलब आपके शरीर के अंगों में समन्वय हो, आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं या फिर आप चल रहे हैं तो आप किस रूप से चल रहे हैं, हाथ कैसे आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, मतलब आपके शरीर के अंगों में समन्वय होना चाहिए। समझ, आपके अंदर भाषा की समझ होनी चाहिए, भावों का समझ होना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं उसकी समझ होना चाहिए। फिर समाज में समायोजन होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो होती है कि समाज में समायोजन, आपके समाज में ही आप देखते होंगे कई सारे लोग रहते हैं, पर सब लोग समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं। किसी की सोच अलग है, किसी की वो है, पर एक बेसिक प्रिंसिपल होते हैं समाज के, हम उनको भी फॉलो करते हैं और जो उनको फॉलो कर लेता है वही सफल सामाजिक प्राणी बन सकता है या फिर समाज में समायोजन करने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद आता है भावों का प्रबंधन। अब भाई कहीं भी आप जा रहे हो, शादी का माहौल है, अब वहां आप गए रोने लगे, भाई वहां सब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, वहां रोने लगे। या फिर किसी की डेथ हुई, आप वहां गए हैं, आप वहां खूब जोर जोर से हंसने लगे। भाई भावों का प्रबंधन होना चाहिए ना, कब कहाँ कैसे भाव प्रकट करने हैं। और सबसे अच्छी चीज कि आपके अच्छे मूल तभी, आपके अच्छे मूल अगर हैं और आपके अंदर अच्छे मूल्य हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप
अगर पैसा देख रहे हैं गिरते हुए, अगर आप उठा के दे रहे हैं उसको, तभी आप अच्छे मूल्य के, तभी आपका मूल्य अच्छा है। नहीं तो भाई आजकल ऐसे ही है कि सबके मूल्य अच्छे नहीं है, सीधी सी बात है। वो खुद का जो डिसिप्लिन होता है, एक जैसा मैंने बताया ना, स्वयं को निर्देशित करने वाले नियमों का संग्रह, मतलब खुद को निर्देश कर रहा है, खुद को डायरेक्शन जो आपने दे रखी है कि अगर पैसा गिरा है आप उसको देंगे, तब तो ये भाई कौन डिसाइड करेंगे? ये तो मैं ही डिसाइड करूंगी, आप ही डिसाइड करेंगे ना कि उनको देना है नहीं देना, वही मूल्य है। तो अच्छे मूल्य होना सफल सामाजिक प्राणी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जब तक आपके अंदर अच्छे मूल्य नहीं है तब तक आप सफल सामाजिक प्राणी नहीं बन सकते। और ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए होता है। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की परिभाषाएं। तो विकास की परिभाषा बहुत पहले आती थी, अब उतनी आती नहीं है, तो फिर भी मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है उनको बता दिया जाए। जैसे कि हरलाक के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू हरलाक, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे कि अगर जब विकास होगा तो उसके बाद व्यक्ति में उसमें नवीन मतलब नई योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं, कोई ये नई योग्यता और विशेषता प्रकट हो जाती है। ठीक है। अब स्किनर के अकॉर्डिंग विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, मतलब प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद जो होता है वो विकास होता है। और वुडवर्थ जो सबसे बेस्ट इनकी है, इन्होंने बोला था कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है। मतलब विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं गुणनफल। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद भी कभी भी आ जाती है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन गुणनफल है। जैसे विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। जैसे 100 एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आपके पास पौधा है, ठीक है, आपके पास पौधा है पर बीज नहीं है, तो क्या आप खाद पानी अगर दोगे, जैसे मान लो आप खाद पानी कितना दे दो, ठीक है, आप खाद पानी दिए जा रहे हो, आपके पास बीज है ही नहीं, तो क्या पौधा होगा? या फिर मान लो आपके पास खाद पानी नहीं है, आपके पास बीज है, अब खाद पानी नहीं दे रहे हो, क्या पौधा हो जाएगा आपका? नहीं होगा ना। तो वैसे ही जब आप खाद पानी देंगे, आपके पास बीज होगा तभी पौधा होगा। उसी तरीके से अगर वातावरण और वंशानुक्रम है तभी विकास हो सकता है, वरना विकास नहीं हो सकता। मतलब इनका कहने का मतलब जो होता है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन गुणनफल। अब इसी में आगे देखेंगे हम, जैसे था वुडवर्थ के अनुसार विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं गुणनफल होता है, वैसे ही विकास परिपक्वता पर अधिगम का योग होता है। उसमें वंशानुक्रम प्लस एनवायरमेंट का मल्टीपल था और इसमें मैच्योरिटी प्लस लर्निंग का एडिशन होता है। मतलब दो चीजें हैं हमारे इसमें डेवलपमेंट में, पहला वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं गुणनफल होता है, प्लस मैच्योरिटी, इसका जस्ट अपोजिट मैच्योरिटी और इसका लर्निंग का जो एडिशन होता है, मतलब योग होता है। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि मैच्योरिटी क्या होती है और लर्निंग मतलब परिपक्वता क्या होती है, अधिगम क्या होता है। जैसे एक दो चीजें होती हैं, एक होती है कि हमें अपने पहले से ही जन्मजात मिली रहती है, और कुछ चीजें होती है जो हमें हासिल की जाती हैं, जो हम सीखते हैं। अब उसी के बेस पर देख लेते हैं कि मैच्योरिटी क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं परिपक्वता, व्यवहार में होने वाला लगभग अस्थायी परिवर्तन जो स्वतः अपने आप, अभी मैंने बोला था ना, कुछ चीजें अपने आप होती हैं और कुछ चीजें सीखी जाती हैं। तो परिपक्वता क्या है? व्यवहार में होने वाला लगभग अस्थायी परिवर्तन जो स्वतः अपने आप होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आयु के साथ लंबाई का बढ़ना, आयु के साथ मस्तिष्क का परिपक्व होना, चिड़ियों का उड़ना और मछलियों का तैरना। अब चिड़िया उड़ना जो है उसको सिखाता कोई थोड़ी है, मछलियों को तैरना थोड़ी उसमें जो है जाके सिखाता है कोई। और दूसरा आ जाता है परिपक्वता, तो लिया हमने समझ गए। और दूसरा क्वेश्चन आता है अधिगम। अब अधिगम क्या है? व्यवहार में होने वाला लगभग अस्थायी परिवर्तन जो अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप दिया जाता है। मतलब अब इसमें अनुभव और प्रशिक्षण की जरूरत है, स्वतः नहीं होगा ये। अब इसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्वतः नहीं होगा, और जो स्वतः होगा वो परिपक्वता होगा, जो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा होगा वो अधिगम होगा। जैसे साइकिल चलाना और भाषा का सीखना, जैसा हमने देखा था अभी डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के सिद्धांत। अब इसमें कई सिद्धांत होते हैं, हम देखते हैं इसको।
कि सबसे पहला है कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मीन्स विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, मतलब विकास सतत होता है। जैसे जन्म से मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है। दूसरा है डेवलपमेंट इज ए सीक्वेंशियल, मतलब विकास का एक क्रम होता है, मतलब विकास ऐसे नहीं कि हाँ किसी भी तरीके से हो जाता है, विकास का एक क्रम होता है। जैसे सिर से पैर की तरफ और केंद्र से परिध की तरफ। अब ये दोनों सीटेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेफेलोपोडल क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है। अब इसमें ये होता है जैसे सिर से पैर की तरफ, मतलब मान लो ये हम है, तो हमारा विकास जो होगा वो सिर से पैर की तरफ होता है। जैसे देखे होंगे जब बच्चा होता है तो सबसे पहले उसका शरीर बड़ा होता है, उसके बाद बॉडी के पार्ट सारे जो है डेवलप करते हैं या फिर बड़े होते हैं। दूसरा है कि केंद्र से बाहर के हिस्से में, मतलब बच्चे का पहले सेंट्रेशन होता है, उसके बाद फिर उसके और अंगों का विकास होता है। जैसे पहले केंद्र से परिध की तरफ होता है, मतलब केंद्र का पहले विकास होता है, उसके बाद उसके बाहरी हिस्से का होता है। तो हम दो चीज देखेंगे, एक होता है सेफेलोपोडल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इन दोनों पेपर में बहुत आते हैं, इनका इंग्लिश में नाम याद रखना, हिंदी वाला चेंज भी होता रहता है, पर यही पूछेंगे कि ये क्या होता है। एग्जाम्पल दे देंगे, जो एक रहेगा सिर से पैर की तरफ और दूसरा रहेगा केंद्र से बाहर की तरफ। अब आते हैं तीसरे पे, डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेटेस, मतलब विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। जैसे शारीरिक विकास तेजी से होगा और संवेगात्मक विकास धीमा होता है बच्चों में, ठीक है। अब जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले जो भी विकास होगा वो पहले सामान्य गुणों का होता है, उसके बाद फिर हम विशिष्ट गुणों का विकास होता है। उसके बाद विकास के पक्ष देख लेते हैं। विकास के पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं, डेवलपमेंट डोमेन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, कॉग्निशन हो गया, सोशल हो गया, तो ये सब एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। यही कह रहे हैं कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, शारीरिक, भावनात्मक या संज्ञानात्मक। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें विकास के सिद्धांत में जो लास्ट दो हैं, ये सीटेट एग्जाम में बहुत बार आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके कि विकास के आधार कितने होते हैं और विकास के कारक कितने होते हैं। तो हम देखते हैं कि विकास के दो आधार होते हैं और दो कारक होते हैं, पर आधार कौन से होते हैं और कारक कौन से होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो विकास के दो आधार हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण होता है, और विकास के दो कारक जो परिपक्वता और अधिगम होता है। हमने वंशानुक्रम भी जान लिया है, हेरिडिटी क्या होती है, और इन्वायरमेंट भी जान लिया क्या होता है, और मैच्योरिटी और लर्निंग हम समझ चुके हैं क्या होती है। मैच्योरिटी जो हमें अपने आप होता है, ठीक है, यह अस्थायी परिवर्तन है जो स्वयं हो जाता है, जैसे मछलियों का तैरना, चिड़ियों को उड़ना, और लर्निंग जो अनुभव एवं प्रशिक्षण के बाद होता है। अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। हमने देखा अभी तक, हमने पहले डेवलपमेंट देखे हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है, उसके बाद फिर हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखी, फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देखा हमने। अब देखेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, मतलब विकास और वृद्धि में जो अंतर होता है। ये भी सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही सही है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें डायरेक्ट कि ये ग्रोथ होगा या ये डेवलपमेंट होगा, ये वृद्धि होगी, ये विकास होगी। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं, एक होगा आधार जिसका बेस होता है, तो मतलब किसके हिसाब से ग्रोथ क्या होगा और उसके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होगा। तो हम देखते हैं प्रकृति, जो प्रकृति होती है ग्रोथ की, वो केवल शारीरिक होती है, मतलब टोटल फिजिकल होती है सिर्फ, और जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट की प्रकृति जो होती है शारीरिक, मानसिक प्लस सामाजिक होती है। अब मैं वहां से आधार बताऊंगा, उसके बाद सिर्फ इसमें वृद्धि और विकास में सीधा डिफरेंस बताऊंगा। जैसे प्रकृति हो गई, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है केवल शारीरिक होती है, मतलब टोटल फिजिकल होती है सिर्फ, और विकास की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों होती है। मापनीयता जो होता है वो वृद्धि में वृद्धि को मापा जा सकता है, पर विकास को मापना कठिन होता है, क्योंकि ये शारीरिक है तो इसका वेट, लंबाई, वजन ये सब नापा जा सकता है, पर इसका नहीं मापा जा सकता क्योंकि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कई तरीके से होती है।
दायरा जो होता है इनका, वृद्धि का जो दायरा होता है वो सीमित होता है, पर जो विकास का दायरा होता है वो व्यापक होता है। और जो इसकी अवधि होती है, वृद्धि की अवधि जो होती है एक समय के बाद रुक जाती है, मतलब लंबाई या भार जो भी होता है अचानक से होता है पर एक समय के बाद स्थिर हो जाता है, फिर हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। पर जो विकास होता है यह जीवन भर चलता रहता है। एग्जाम्पल के हिसाब से हम वृद्धि देख लेते हैं, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये होता है ग्रोथ यानी वृद्धि होता है। और डेवलपमेंट में क्या होता है, सोचने की क्षमता और भाषा कौशल, जैसे कुछ भी सोचो, कुछ भी बोल रहे हो, टोटल विकास जो होता है सोचने की क्षमता और भाषा कौशल का विकास जो होता है वो विकास में होता है। अब हम देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है वंशानुक्रम एंड हेरिडिटी, ठीक है, सबसे पहले कारक आता है। अब वंशानुक्रम ले लेते हैं, जैसे माता पिता आपके हो गए, ठीक है, आपका परिवार हो गया, मतलब आपके माता पिता। अगर आपके माता पिता जैसे रंग रूप जिस हिसाब से आपका है उसी हिसाब से आपका हो जाता है। अब किस तरीके से प्रभावित करते हैं आपके माता पिता, अगर आपके माता पिता का रंग गोरा है तो आप गोरे होंगे। अब अगर आपके माता पिता इंटेलिजेंस हैं तो आप भी इंटेलिजेंस होंगे। ऐसा मतलब 1% होता है कि नहीं होता है, बाकी ऐसे ही होता है जैसे आपके माता पिता जिस हिसाब से होते हैं आपका भी उसी तरीके से इन वंशानुक्रम होता है। अब इन्वायरमेंट आ गया, जैसे मान लो आप जिस परिवार में रह रहे हैं या फिर जिस स्कूल में जा रहे हैं या फिर आपके साथ जो जैसे हैं, अगर अच्छे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आप अच्छा ग्रोथ कर जाओगे। अगर आपको बुरा इन्वायरमेंट मिल रहा है, बुरे लोग मिल रहे हैं, बुरी संगत हो गई है तो आपका बुरा इन्वायरमेंट मतलब फिर उस तरीके से प्रभावित करेगी। मतलब इसमें अच्छे और बुरे दोनों लोग होंगे। अगर आपका परिवार, स्कूल और आपके सहपाठी अगर ये सारे अच्छे हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं तो आप अच्छा ग्रोथ कर जाएंगे। जैसे कोई भक्ति भाव में लीन हो जाता है, कोई वही गाली गलौज करता है, दोनों बच्चे स्कूल में आते हैं, अब उसकी गलती नहीं है, उसके इन्वायरमेंट की गलती है। जैसे हम लोग जानते हैं सीडीपी में कि बच्चा गलत नहीं होता है, बच्चा गलत नहीं हो सकता, इन्वायरमेंट गलत हो सकता है कि जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो उसी इन्वायरमेंट का सीखेगा। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक जो स्टूडेंट था वो क्लास में आके गाली दे रहा था। उसकी मैम ने पूछा, उसकी मैम ने उसके पिता को बुलाया कि भाई आप जाओ अपने पेरेंट्स को कल लेके आना। उसका पिता आया, बैठा, थोड़ी देर बात हो रही थी, उनसे भी गाली निकल गई। तो बस उन्होंने, मैम सीधे समझ गई कि भाई बच्चे की गलती नहीं है, उसके पिता ऐसे हैं जो बात बात पे गाली देते हैं, इसीलिए बच्चा भी गाली देता है। वही मैं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में रहेगा बच्चा उसी तरीके से सीखेगा। अब न्यूट्रिशन हो गया, जैसे अब अगर हम अच्छी चीजें खा रहे हैं, न्यूट्रिशन में हमें अच्छी चीजें मिल रही हैं तो हमारा फिजिकल और ब्रेन दोनों का डेवलपमेंट होगा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से तरक्की करेंगे। और अगर इसी के अपोजिट अगर हमारा पोषण सही नहीं है, हमारी फिजिकल चीजें गड़बड़ हो जाएगी, शारीरिक चीजें गड़बड़ हो जाएगी, हमारा दिमाग भी गड़बड़ हो जाएगा और हम जो है सीख नहीं पाएंगे। दोनों चीजें हैं, मतलब जो प्रभावित करते हैं कारक वो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, ठीक है। अब हेल्थ आ गया। अब हेल्थ ये है, जैसे मान लो बच्चा बीमार है, ठीक है, अब बच्चा बीमार है, अब उसके सामने कुछ भी आप पढ़ाओगे, जैसे मान लो बुखार है मुझे आज, तो मैं जितना भी पढ़ लूं वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकता जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। तो ऐसे न्यूट्रिशन दिए जाए ताकि स्वास्थ्य सही रहे, ताकि वो अच्छा डेवलप कर सके। अब फिफ्थ है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अब सामाजिक आर्थिक स्थिति, जैसे मान लो जो बच्चा है वह ऐसे परिवार में है जहां पर उसकी जो है बुक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसको स्कूल नहीं भेजा जा पा रहा है, फीस नहीं सबमिट हो पा रही है, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है वो जहां उसके जो जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वह बच्चा पूरी तरीके से उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। और अगर जिस समाज जो आर्थिक रूप से अगर जहां बच्चा है उसके माता पिता जॉब में है और उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जा रही हैं, उसके टॉयज कंप्लीट है, जो टूल्स चाहिए उनको मिले जा रहा है, वो अच्छा बच्चा जो है बढ़ जाएगा आगे। अब एजुकेशनल एंड स्टिमुलस होता है, जो शिक्षा व प्रेरणा होता है। सारे बच्चे सेम नहीं होते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं, जैसे हम लोग जानते हैं। तो जो बच्चे तेज होते हैं, जैसे कोई कमजोर होते हैं, जो कम होते हैं, उनके लिए ऐसे टूल्स लाओ ताकि वो आगे बढ़ जाए,
जो कम दिमाग वाले हैं, जो कम समझ पाते हैं, धीमा समझ पाते हैं, और जो तेजी समझ पाते हैं उनके लिए अलग टूल्स की व्यवस्था की जाए ताकि वो भी और आगे सीख सके। और जो कम सीखने वाले हैं, शिक्षा व प्रेरणा मतलब है कि जो भी स्टूडेंट कम समझ रहा है उनके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि वो जल्दी से सीख जाए, और जो ज्यादा सीख रहे हैं वो और अच्छा उनको एनवायरनमेंट दिया जाए कि वो और अच्छा सीख ले। देखा कि क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट्स में उसकी डेफिनेशन देखी, उसके प्रिंसिपल देखें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख ली, अब हमने फैक्टर्स भी देख लिए कौन कौन से कारक जो हैं विकास को प्रभावित करते हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ, मतलब सब लोग कि आपका शैक्षिक दृष्टिकोण, ये टीचर के लिए होता है कि आपका शैक्षिक दृष्टिकोण क्या है। जैसे राइटरों ने बोलते हैं कि पहले आप बालक को समझो फिर विषय वस्तु को समझो, आप दोनों की समझ होनी चाहिए तभी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके सापेक्ष में है ये कि शैक्षिक निहितार्थ क्या होना चाहिए हमारा उसमें बालक विकास में। जैसे पहला ये है कि शिक्षकों को बच्चों की विकासात्मक अवस्था की जानकारी होनी चाहिए कि वह बच्चे किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक बच्चे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए। अब बच्चा आ रहा है, कोई कुएं को इनारा बोल रहा है या फिर कोई और लोकल लैंग्वेज बोल रहा है तो उसको बिल्कुल ही रूढ़िवादी तरीके से नहीं देखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसको जो भी सही है उस तरीके से उसको बताना चाहिए। तीसरी चीज है अधिगम गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित होनी चाहिए। मतलब जो भी लर्निंग होना चाहिए वो गतिविधि आधारित होनी चाहिए और बाल केंद्रित होनी चाहिए। मतलब हर एक चीज का प्रोसेस मतलब उसको खेल के द्वारा या फिर किसी और के माध्यम से बच्चे को सिखाना चाहिए और जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होनी चाहिए वो होनी चाहिए। फिर फोर्थ है हमारा ऐसा वातावरण बनाए जो समग्र विकास को बढ़ावा दे। समग्र विकास मतलब उसका सर्वांगीण विकास, मतलब शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सारे विकास को जो बढ़ावा दे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।